बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अहम शख्सियत ने निगरान वज़ीर आज़म बनने से इनकार कर दिया। अब उस शख्सियत को वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र की गई, नहीं की गई, मामला क्या था, इनकार उस आम शख्सियत ने कैसे किया है निगरान वज़ीर आज़म का मनसब संभालने से, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए एक अच्छी और 3 बुरी ख़बरें हैं। इनकी डिटेल भी आपके नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सबसे पहले कल आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि लगता यह है कि जो इमरान खान साहब का फ़ैसला था कि वो 17 और 18 जुलाई को कोयटा जाएंगे, जो कोयटा में उनके ख़िलाफ़ वकील कत्ल का जो मुकदमा दर्ज किया गया है, दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, उसमें 14 रोज़ की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़मानत थी इमरान खान साहब को, उसमें खान साहब ने अदालत में उनके जो वकील थे सलमान सफदर साहब, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके वकील ने बताया था कि आप 17-18 की हमें तारीख़ ना दें। खान साहब 17-18 को कोयटा जाना चाहते हैं। तो आज खान साहब कोयटा भी नहीं गए। अब कोयटा क्यों नहीं गए, इसके पीछे मकसद क्या है, इसके पीछे सोच क्या है, या इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान साहब की लॉयर की टीम है, वकला की टीम है, उनकी प्लानिंग क्या है, उनका प्लान क्या है, ये अगले व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अलबत्ता आज इमरान खान साहब को नैब की तरफ से भी तोशाखाना के मुकदमे में बुलाया गया था। तहकीकात के सिलसिले में सवालात उनसे पूछे जाने थे। कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम नैब की जानिब से बनाई गई थी, लेकिन आज इमरान खान साहब जो हैं लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना नहीं हुए, बल्कि नैब को एक ख़त लिखे इमरान खान साहब ने आगाह कर दिया है कि सिक्योरिटी खदशात की बिना पर वो लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकते। नैब से कहा गया है कि जो आपकी इंक्वायरी है तोशाखाना के हवाले से, आप उसकी कॉपी मेरे जो वकील हैं बैरिस्टर गौहर अली ख़ान, उनको कॉपी फराहम कर दें। और मैंने 19 जुलाई को इस्लामाबाद में आना है, मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत है, वहाँ पर मैंने अदालतों में पेश होना है। तो 19 जुलाई को मैं आपकी जो JIT है, जो कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके सामने पेश हो जाऊंगा। तो ये 2 डेवलपमेंट, खान साहब कोयटा भी नहीं गए और इस्लामाबाद भी नहीं आए। अब 19 जुलाई को तो खान साहब ने कह दिया है कि मैं इस्लामाबाद आ जाऊंगा, नैब की टीम के सामने पेश हो जाऊंगा, लेकिन जहां तक कोयटा जाने का मामला है तो खान साहब की हिफाजती ज़मानत जो है वो ख़त्म हो रही है। अब खान साहब कोयटा जाएंगे या खान साहब ने और खान साहब के लीगल टीम ने कुछ और प्लान किया है, उसकी तफसीलात अगले व्लॉग में। इसके अलावा नाज़रीन, जो तोशाखाना का ट्रायल कोर्ट में खान साहब के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसमें भी पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब के इस्तदा एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। इस्तदा क्या की गई, अदालती कार्रवाई क्या रही, उसकी नाज़रीन डिटेल कुछ यूँ है कि आज को 10:41 पर इमरान खान वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का मुकदमा जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में पुकारा गया। इमरान खान की तरफ से पेश हुए ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब। आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा, जी ख्वाजा साहब, आपकी जो दरख्वास्त है इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कुछ एतराज़ात लगाए हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो एतराज़ लगा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एतराज़ है, वो हमने लाहौर हाई कोर्ट से वेरिफिकेशन करा के बायोमेट्रिक करवा के वो एतराज़ हमने रिमूव कर दिया है। और फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जो इमरान खान साहब के आमिर फ़ारूक साहब पे एतराज़ है, जो ट्रायल कोर्ट के जज दिलावर हुमायूं साहब पे एतराज़ है, उनसे मुतल्लिक़ ख्वाजा हारिस साहब ने आमिर फ़ारूक साहब से कहा कि ये जो जजेस के ऊपर एतराज़ात लगने का मामला है, ये कोई आज का नहीं, ये आज नहीं कि अदालतों के बाहर जजेस के ऊपर एतराज़ात लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी जब नवाज शरीफ का पनामा का मुकदमा चल रहा था, तब भी जज साहबान पर एतराज़ात लगाए गए, जज साहबान पर एतराज़ात उठाए गए। ख्वाजा हारिस साहब ने आमिर फ़ारूक साहब से कहा कि हम तो आपकी अदालत में जो है वो इंसाफ लेने के लिए आते हैं, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। इसके बाद आमिर फ़ारूक साहब ने इस पर कुछ कहा उनसे कि जज साहब से कहा कि ज़माना बदल गया है और ज़माने की कदरें भी बदल गई हैं। आप अपने आप को तो मैं नहीं कहूँगा, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा, लेकिन आपको मैं ज़रूर कहूँगा, यानी कि आपके बारे में कहूँगा कि आप पुरानी कदरों वाले लोग हैं, जो पुरानी कदरों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बड़ा एहतराम है। और फिर आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि क्या हर चीज़ पर, यानी इस तरीके से जजेस के ऊपर एतराज़ लिया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में भी जजेस पर अब एतराज़ात होते हैं। इस तरह के मामलात में जो कुछ हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि वो नहीं होना चाहिए था। आपकी दरख्वास्त के ऊपर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, उसको रिमूव कर दें। ख्वाजा हारिस साहब ने फिर दोबारा कहा कि एतराज़ हमने रिमूव किया है। और फिर उन्होंने कहा कि आमिर फ़ारूक साहब ने कि आप रिमूव कर दें, अगर आपने रिमूव कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस को बता दें, हम आपकी दरख्वास्त को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमा जो है वो आज ही समाअत के लिए मुकर्रर है, हमारा एतराज़ जो है वो दूर हो चुका है, आप अभी इस पर ऑर्डर कर दें कि इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करें हमारी अपील पे। और ख्वाजा हारिस साहब ने भी कहा कि आपने जो पहले राउंड में मामला ट्रायल कोर्ट को रिमांड किया था, उसमें आपने 7 दिन का वक्त दिया था, लेकिन
ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन के अंदर मुकदमे का फैसला सुना दिया। हमने 5वें दिन पेश होकर दलाइल देने की इस्तदा की, लेकिन हमारी इस्तदा को रद्द कर दिया गया। आमिर फारूक साहब ने कहा कि नंबर लगने दें, एतराज़ आपने रिमूव कर दिए हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को आगाह कर दें। यहाँ पे अदालत में मैं किसी और कैपेसिटी में बैठा हूँ और जो दरख्वास्त को समाअत के लिए मैंने मुकर्रर करने का फैसला करना है वो इंतज़ामी साइड पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मैंने करना है, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं हो सकता। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि आप आज लगा दें रिमूव, हमने एतराज़ात रिमूव कर दिए हैं, अगर आज ये अपील समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई तो कन्फ्यूजन होगी। आमिर फारूक साहब ने कहा कि नंबर लग गया तो कल आपकी समाअत दरख्वास्त के लिए मुकर्रर हो जाएगी। अच्छा, ये आमिर फारूक साहब ने कह दिया कि नंबर लग जाए, तो उन्होंने कहा कि कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि जब हम वीडियो लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं कोशिश की जा रही है कि आज दोबारा से हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की अपील पर समाअत हो सके। इसी के अलावा आप ये भी जानते हैं कि आज ट्रायल कोर्ट में भी इसी मुकदमे की समाअत होनी थी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब ने दलाइल देने थे, तो जब हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में भी तोशाखाना मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ, जहाँ पर जो मावन वकील इमरान खान साहब की लीगल टीम के पेश हुए, उन्होंने जल्द दिलावर हमायूं साहब से कहा कि आप इस मुकदमे की समाअत में वक्फा कर दें, हमारे जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं। तो 12:30 बजे तक जो है वो केस की समाअत में वक्फा किया गया। इसके बाद जब 12:30 बजे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, जो लेटेस्ट फीड है वो भी आपके साथ शेयर कर लें कि इलेक्शन कमीशन के वकील ख्वाजा साद हसन कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर कमरा अदालत में मौजूद हैं। PTI की लीगल टीम मिर्ज़ा आसिम, खालिद यूसुफ, सरदार मसरूफ़ अदालत में पहुंच गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत कुछ देर के बाद होगी। चेयरमैन PTI वकला ख्वाजा हारिस और गौर अली खान भी जो है वो कचहरी में पहुँच गए। तो ये जो 12:30 बजे के बाद दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है, इसमें भी यही लग रहा है कि ख्वाजा हारिस साहब और बैरिस्टर गौर अली खान साहब जो हैं अदालत में पेश होकर इस्तदा करेंगे कि आज या तो कुछ देर के बाद या फिर कल हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत मुकर्रर हो जाएगी, तो ये यहाँ पर भी पेश होकर मुकदमे की समाअत को मुलतवी करने की इस्तदा ही करेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी प्रोसीडिंग हुई ट्रायल कोर्ट में जज दिलावर हमायूं खान साहब की अदालत में, दिलावर हमायूं की अदालत में, वो फिर अगले व्लॉग में आपके साथ हम डिस्कस कर लेंगे, आपके साथ शेयर कर लेंगे। इसके अलावा 6 मुख्तलिफ मुकदमा जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ दर्ज किए गए, उन्हें एक अदालत से तारिक अब्बास सिपरा साहब गालिबन उनकी अदालत से किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्तों पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। आमिर फारूक साहब ने समाअत की, यहाँ पर भी खान साहब को रिलीफ नहीं मिला। पहली बुरी खबर ये होगी कि वहाँ पे कहा गया आमिर फारूक साहब को कि तोशाखाना की अपील आप लगा लें। अब तक तो आमिर फारूक साहब ने आज लगाने का कोई ऑर्डर नहीं किया, अदालत में ऑब्जर्वेशन पास किया कि कल लगा लेंगे। लेकिन जो दूसरा मुकदमा है 6 मुकदमा के ट्रांसफ़र के हवाले से, इस पर भी आमिर फारूक साहब ने रिलीफ नहीं दिया और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला खुद बने हैं, क्योंकि इन दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगाए गए हैं कि एक अदालत से दूसरी अदालत में जो आपने केस को ट्रांसफ़र कराना है, इस दरख्वास्त में एक तो ये कहा गया कि पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी गई, इमरान खान साहब का बयान हल्फ़े जमा नहीं कराया गया, इमरान खान की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराई गई। तो आमिर फारूक साहब ने कहा कि ये एतराज़ात आप रिमूव कर लें, उसके बाद फिर आपकी दरख्वास्त को सुन लेंगे। तो शेर अफजल खान साहब ने फिर अदालत से कहा कि 19 जुलाई को इमरान खान साहब ने आना है, तो हम उनकी यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए उन्हें ले आएंगे। आमिर फारूक साहब ने कहा कि हम इस दरख्वास्त के ऊपर मुनासिब हुक्म सादिर फरमाएंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो तीसरी खान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो आप कह सकते हैं कि बुरी खबर है। बुरी भी हो सकती है, फ़ैसला आया तो हो सकता है कि खान साहब के लिए अच्छी भी हो जाए, लेकिन फ़ैसला महफूज होना कोई अच्छी इंडिकेशन खान साहब के लिए नहीं लग रही। इसमें हुआ नाज़रीन है कि जो खान साहब का गैर शरई इद्दत में जो निकाह पड़ा गया, उस पर आज मुकदमे की समाअत हुई है। जज कुदरतुल्लाह साहब ने इस केस की समाअत की है और जो दरख्वास्त गुजार हैं कि खान साहब का निकाह गैर शरई हुआ है, इद्दत में किया गया है, उसमें दरख्वास्त गुजार के वकील रिजवान अब्बासी पेश हुए हैं। रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का इद्दत में बुशरा बीबी साहबा के साथ निकाह हुआ। अच्छा, ये जो 6 मुकदमा ट्रांसफ़र करने का मामला है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं बल्कि बुशरा बीबी का मुकदमा भी इसके साथ अटैच है। निकाह के मुकदमे में रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, इद्दत से पहले बुशरा बीबी इमरान खान साहब ने आपस में निकाह कर लिया। निकाह बेशक लाहौर में हुआ। रिजवान अब्बासी साहब ने कहा कि चूँकि दोनों बुशरा बीबी और इमरान खान बनी गाला में रहाइश पजीर थे, इमरान खान की अपनी रहाइश गाह थी, बुशरा बीबी अपनी अलग अलग रहाइश गाह पर रहती थी, तो ये मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर में किसी भी अदालत में ज़ेर समाअत आ सकता है। इस्तदा उन्होंने अदालत से ये की कि इस मुकदमे को काबिल समाअत करार दिया जाए। तो जज साहब ने इस मुकदमे का फ़ैसला महफूज कर लिया है। अब देखते हैं कि दरख्वास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी की दरख्वास्त के ऊपर यह मुकदमा काबिल समाअत करार पाता है, या इससे पहले जो नसर मुनल्ला साहब का फ़ैसला था कि इस मुकदमे को गैर नाकाबिल समाअत करार दिया गया और ये कहा गया कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में नहीं बल्कि क्योंकि निकाह लाहौर में हुआ है
تو لاہور کی عدالت میں یہ مقدمہ فائل کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے اور تحریری فیصلے کے کیا مندرجات ہیں، کیا لکھا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ کس اہم شخصیت نے نگران وزیر اعظم بننے سے انکار کیا ہے اور کیوں انکار کیا ہے، کیا ان کے کوئی آفر کی گئی۔ تو جناب معاملہ کچھ یوں ہے کہ اس بات کا تو اعتراف کر لیا گیا ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ ہماری چند دن پہلے ملاقات ہوئی، ہم نے ان سے یہ پوچھا، نون لیگ کے سینیٹر ہیں، کہ کیا نگران وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کسی معیشت دان کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا، وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ تو مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اگر فیصلہ ہوا ہے اسے 2 لوگوں کے یا 3 لوگوں کے درمیان ہے تو وہ فیصلہ ابھی باہر نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا میں تو یہ کہوں گا کہ فی الحال ابھی نگران وزیر اعظم کا نام کس کا نام فائنل ہوگا، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ قمر الزمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نگران وزیر اعظم کی تقرری کے لیے یا نام فائنل کرنے کے لیے جو مشاورت کا عمل ہے اس کا آغاز کر دیا ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ہنٹ بھی دے دیا ہے کہ اگر کوئی جج ریٹائرڈ ہو تو کیا جج کی سیٹ کے اوپر میں جج بن کے انصاف کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اسی طریقے سے اگر کوئی انتظامیہ ہوتا ہے، انتظامی عہدوں کے اوپر کسی جج کو لا کے بٹھایا جائے تو وہ بھی انصاف نہیں کر پائے گا۔ تو قمر الزمان قائرہ صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ سیاسی عہدہ ہے، انتظامی عہدہ ہے، تو اس عہدے کے لیے سیاسی انتظامی لوگوں کا آنا جو ہے وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ یعنی پیپلز پارٹی تو کسی سیاسی شخصیت کو نگران وزیر اعظم بنانے کے حق میں ہے، لیکن ایک ناظرین ایک ایسا نام ہے جس کا یعنی جب سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے وقت سے پہلے، جو کہ 13-14 اگست کا وقت بنتا ہے قومی اسمبلی کی میعاد کا، اس سے پہلے تحلیل ہو جائے گی۔ غالباً 8 اگست کا تاریخ بتائی جا رہی ہے، 8 اگست کو وزیر اعظم کی طرف سے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر صاحب کو بھجوا دی جائے گی، اور اگر صدر صاحب نے ایکسیپٹ نہ کیا، گو کہ ان کے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں، کوئی وجہ نہیں ہوگی کہ وہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس کو ایکسیپٹ کریں۔ اگر نہیں کرتے، ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کیا ان معاملات کے اوپر جو وزیر اعظم نے ان کو ایڈوائس کیے تھے، لیکن اگر اس اب کی مرتبہ صدر صاحب دستخط نہیں کرتے تو پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہے، جیسے کہ پنجاب اسمبلی میں ہوا تھا کہ پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس بھیجی تو گورنر پنجاب میاں ملیک الرحمان صاحب نے ایکسیپٹ نہیں کی، دستخط نہیں کیے، تو پھر 48 گھنٹوں کے اندر جو آئین کی منشا ہے، آئین کی کمانڈ ہے، اس کے مطابق پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی تھی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے، بلکہ ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں نگران وزیر اعظم کے لیے محسن نقوی کا نام فائنلائز نہ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ محسن نقوی کے خلاف باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے کمپین چلائی گئی، اعلان کیا گیا کہ یہ شخص جو محسن بیگ ہے، محسن نقوی غالباً میں نے کہہ دیا محسن بیگ ہے، یہ کیسے نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں، ان کے خلاف تو یہ واقعہ ہوا، فلاں ہوا۔ بہرحال پورا ایک پروپیگنڈا کیا گیا۔ اب محسن بیگ صاحب ٹی وی پہ آئے ہیں سلیم صافی صاحب کے شو میں، اس شو میں انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ میری نگران وزیر اعظم بننے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو افواہ پھیلائی گئی کہ مجھے غالباً کوئی نگران وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا کارنامہ ہے۔ ان کو خوف ہے کہ اگر میں نگران وزیر اعظم لگ گیا، جس طریقے سے صافی پنجاب میں محسن نقوی وزیر اعظم لگے ہیں، اگر مرکز میں بھی میں بھی ایک میڈیا آرگنائزیشن چلاتا ہوں، میں صحافی ہوں، میں اگر بن گیا نگران وزیر اعظم تو تحریک انصاف کو خوف ہے کہ نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ ان سے پھر دوبارہ پوچھا محسن بیگ صاحب سے سلیم صافی صاحب نے کہ کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا، آپ سے کوئی مشورہ کیا گیا، کیا ایسی کوئی آفر کی گئی؟ تو محسن بیگ نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور اگر رابطہ کیا بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر خود کو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نگران وزیر اعظم کے لیے فٹ نہیں ہوں، اور جو نگران وزیر اعظم کے لوازمات یعنی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو صلاحیت ہونی چاہیے غالباً وہ بھی میرے اندر نہیں ہے۔ تو محسن بیگ صاحب نے تو غالباً اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس بات کا اعتراف بھی کر لیا ہے کہ نہ ہی وہ نگران وزیر اعظم کے لیے فٹ خود کو سمجھتے ہیں، اور نہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تو معاملہ بظاہر اسی طرف لگ رہا ہے جو قمر الزمان قائرہ صاحب نے کہا، جو شہباز شریف کی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہ اب کسی سیاسی شخصیت کو جو معیشت کی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہوگا، اسے غالباً جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کنسیڈر اور اس کا نام جو ہے وہ فائنلائز کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں پاکستان میں آج جو بات کی جاتی ہے، کل نئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کا نام نگران وزیر اعظم کے لیے فائنلائز ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں آپ سے، اللہ حافظ۔